महाराष्ट्र के चुनाव में नेताओं के बीच महाभारत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेताओं की जुबान भी बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच भी ऐसी ही जुबानी जंग देखने को मिली है। दोनों नेता मंच से एक दूसरे का नाम लेकर एक दूसरे को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो नेताओं के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे। तो बीजेपी के लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल नाना पटोले ने किया है, इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, नाना पटोले जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए कि जब वो जमीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर उनको समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही। पर इनके फ्रस्ट्रेशन के साथ में जो उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेम करना चाहते हैं एज डॉग्स, मतलब कुत्तों के समान प्रयोग किया है शब्द का। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। तो विधानसभा चुनाव में क्यों बिगड़ रही है नेताओं की जुबान? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर आप एक नहीं रहे तो कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो और साथियों, आप जानते हैं, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है, कोई देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया।
वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज धनबाद की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि सोरेन सरकार झारखंड में घुसपैठियों का स्वागत करती है। ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी तीसरी चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। तो चलिए, इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि आईआईपी का डेटा आ गया है। सितंबर में आईआईपी ग्रोथ 3.1% रही है, लेकिन महंगाई की मार अक्टूबर में बढ़ी है। तो इन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए सीधा जुड़ते हैं इंडिया रेटिंग रिसर्च के चीफ इकोनॉमिस्ट जीके पंत जी से। तो पंत जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, इन आंकड़ों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, दोनों आंकड़े जो आज आए हैं, चाहे वो आईआईपी हो या सीपीआई हो, दोनों आंकड़ों ने बहुत निराश किया है। आईआईपी 3.1 उस समय जब ये सितंबर के आंकड़े हैं, प्री फेस्टिव सीजन स्टॉकिंग, तो फेस्टिव डिमांड जो है जिस पे बहुत उम्मीदें थी कि जिसके कारण इकोनॉमी को एक ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो कंजम्पशन डिमांड है वो रिवाइव होगा। परंतु इन आंकड़ों के हिसाब से लगता है कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो अभी भी बहुत वीक है। दूसरी तरफ अगर हम सीपीआई के आंकड़े पर नजर डालें, ये कोई 13 महीनों के बाद सीपीआई जो है आरबीआई का जो अपर लिमिट है, जो 4% ±2% की जो रेंज है, उससे बाहर निकल गई है। तो सीपीआई जो है 6% 13 महीने बाद वो ग्रोथ पाई है। और ये जो है कि काफ़ी सारे लोगों ने ये उम्मीदें लगा ली थी कि एक बार आरबीआई ने स्टांस चेंज कर लिया तो उसके बाद मॉनेटरी ईजिंग चालू हो जाएगी। परंतु जब तक ये जिस तरह से ये आंकड़े आ रहे हैं और वो सीपीआई स्पेशली पिछले 3 महीनों से जो जनरल लोगों का मानना था या जो कंसेंसस से ऊपर आ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि आरबीआई जो है अभी इंटरेस्ट रेट की तरफ कुछ चेंज करेगा या उसको कट करेगा। दिसंबर की पॉलिसी में तो बिल्कुल नहीं लगता। अब उसके बाद जब फरवरी की पॉलिसी आएगी, उससे पहले सबसे बड़ी चीज होगी कि बजट में क्या सरकार क्या दिखाती है, और उसके हिसाब से अगर आगे लगा कि 4% के करीब ड्यूरेबल बेसिस जो कहते हैं लगातार महंगाई दर रहेगी, तो अभी हमें कुछ जो है इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो है जो कहते हैं कि एक एक्सटेंडेड पॉज जो है वो इंटरेस्ट रेट पे आपको देखने को मिलेगा। पंत जी, जिस तरह से ये नंबर सामने आए हैं, उसके बाद इस तरह का माहौल दिख सकता है कि महंगाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। देखिए, महंगाई को दोनों चिंताएं जो है दोनों तरफ हैं कि एक तो जो कोविड के बाद जो ग्रोथ थी, जो अनमेट डिमांड थी, जो लोगों ने डेढ़ दो साल तक इधर उधर सफर नहीं किया था, सर्विसेज कंजम्पशन नहीं हुई थी, वो सब चीजें चालू हुई। तो 3 साल तक तो हमें 21, 22, 23 और 23-24 में अच्छा ग्रोथ में उछाल देखने को मिला। परंतु क्या हुआ है कि जिस तरह से डिमांड बढ़ा, उस तरह से क्या हमारे यहाँ कैपेसिटीज ऐड हुई हैं, क्या सप्लाई उस तरह बढ़ी है? अगर वो सप्लाई नहीं बढ़ रही, कुछ लोग ये बोलेंगे कि क्योंकि महंगाई जो है वो खाद्य पदार्थों के कारण बढ़ रही है, आरबीआई इसको कुछ नहीं कर सकता। परंतु जब तक ये महंगाई की वृद्धि दर कंट्रोल में नहीं आती, तो एक तरफ हमारी ग्रोथ घट रही है, दूसरी तरफ हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। दोनों जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में काम करना चाहिए। हमारा इन्फ्लेशन कम होना चाहिए और महंगाई दर जो है महंगाई दर कम होना चाहिए और हमारी ग्रोथ बढ़नी चाहिए। परंतु इस समय दोनों आंकड़े जो हैं वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जी
चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डीके पंत साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीपीआई और आईआईपी के ताजा नंबरों पर बातचीत करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बाजार की। बाजार में बिकवाली का दौर जारी है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद हुए। आज के बाजार में सेंसेक्स 821 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 258 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी गिरावट रही। तो वहीं बीएसई की बात करें तो सभी सेक्टर इंडेक्स दबाव में दिखाई दिए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज के बाजार में कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखाई दी? राइट अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट देखें तो सेंटीमेंट तो नेगेटिव साइड पे है, लेकिन अभी इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो ट्रेंड का नाम आता है सबसे पहले, जहां पे एक अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिली। साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल, एचसीएल टेक और इन्फोसिस में आधा से 1% का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। लूजिंग पॉकेट में ब्रिटानिया 7.5% का इसमें एक हमें दबाव देखने को मिला। बीएल 3.25%, एनटीपीसी 3.25% और साथ ही साथ एशियन पेंट्स में भी 3% की आज गिरावट रही। मिड कैप में जुबिलेंट फूडवर्क 5.5 से 6% का अपसाइड, यूपीएल में 2.5%, एस्ट्रल में भी करीब 2% और बीएसई में करीबन 1.25% की आज हमें मजबूती देखने को मिली। लेकिन गिरावट में सबसे पहला नाम है सुजलॉन एनर्जी का, जहां पे करीबन 4.5% का एक डाउनफॉल देखने को मिला। पेटीएम साथ दूसरे नंबर पे 4% के दबाव के साथ। भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 3% गिरावट और एनएलसी इंडिया भी 4% की गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का कहना है कि स्मॉल कैप शेयर्स का वैल्यूएशन अभी महंगा है, पर साथ ही दिनशॉ ईरानी बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश दिखाई दिए। जी देखिए, एक्चुअली एसबीआई हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग्स है हमारे पास, और हमें काफी कंफर्ट है गिवन द वैल्यूएशंस वहां पे। और एक्चुअली जैसे आपने बोला, पीएसयू की बात नहीं करूंगा मैं, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की ओर जो बात करें तो आपने देखा विद इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू में ही हुआ था ऐसा। जहां पे जिस बैंक ने क्वालिटी मेंटेन की है अपनी फॉर देयर लोन बुक, वहां पे आपने देखा है कि मार्केट ने उनको बहुत ही बड़ा सल्यूट दिया है और स्टॉक काफी अच्छी तरह पिकअप भी हुए हैं। लेकिन जहां पे भी आपने देखा है कि क्वालिटी में क्वेश्चन मार्क आया था, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं इंडसइंड बैंक का दूंगा, जो जिस दिन 20% गिर गया था, वो एक ही दिन में, जिस दिन रिजल्ट आए थे और उनके एनपीएस बढ़ गए थे, तो उसी दिन 20% गिर गया था। तो वहां पे मार्केट ने बहुत जोरों का मारा है। इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको सिलेक्टिव लेना पड़ेगा। पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर अलग कर दीजिए, मतलब एज इन आप एक साथ नहीं देख सकते उन दोनों को। लेकिन पीएसयू में भी जैसे आईसीआईसीआई स्टेट बैंक है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर दिए थे, इसलिए बैंक संभल गया। लेकिन आप दूसरे बैंक्स देखिए जहां पे कोलैप्स आया है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो रिपोर्टेड नंबर्स थे वो इतने बढ़िया नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर में भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने बहुत बढ़िया नंबर दिखाया, और इसलिए मार्केट हैज स्टूड विद दोज नंबर्स। तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक सिलेक्टिव आपको कॉल लेना पड़ेगा। वो अभी चला गया कि राइजिंग टाइड्स रेजेस ऑफ बोट्स, वो नहीं होने वाला अभी आज की तारीख में। आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने पड़ेंगे यहाँ से। मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। बाजार बंद होने के बाद आपके मुनाफे की बात। उन कंपनियों को फोकस करें जिनके नंबर्स बहुत अच्छे थे या जो स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हो चुके हैं। शेयरों से जुड़े आपके सवाल सीधे अनुज सिंगल देंगे जवाब। तो निफ्टी आईटी पर आउटलुक क्या रहेगा सर आप? निफ्टी आईटी एक इकलौता सेक्टर है शेयर जहां पर व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर अभी भी विजिबिलिटी है। मार्केट का पंचनामा अनुज और श्रेया के साथ, ट्रेडिंग डेज 3:35 PM। चलिए अब आपको दिखाते हैं अगले महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी हुई एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी से राहत मिल सकती है। राजस्थान में 21 और 22 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक पर इस पर फैसला लिया जा सकता है। क्या कुछ पूरा एजेंडा है, जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, जानना चाहेंगे किस तरह से इस बैठक में खास तौर पर अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, उसके प्रीमियम पर जीएसटी के मोर्चे पर राहत मिल सकती है, बताइए। बिल्कुल, देखिए आपका हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस जल्द ही सस्ता हो सकता है, क्योंकि इसके प्रीमियम पर जीएसटी को हटाने को लेकर अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला हो सकता है। अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 और 22 दिसंबर को राजस्थान में हो सकती है। दरअसल इस पूरे मुद्दे पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी सिफारिश पहले ही दे दी है, जिस पर सीनियर सिटीजन को लेकर जो प्रीमियम है उस पर पूरी तरह से जीएसटी हटाने को लेकर और बाकी सभी के लिए
5 लाख तक के मेडिकल कवरेज पर जीएसटी को हटाने को लेकर सिफारिश की गई है। यानी 5 लाख रुपए तक सभी के लिए जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा, जो अभी तक 18% लग रहा था। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस पर भी जीएसटी हटाने की सिफारिश की गई है। इस बैठक में जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो हो सकता है कुछ रेट्स को लेकर, जिसमें मास कंजम्पशन की चीजों के दरों में कटौती की जा सकती है, साथ ही कुछ लग्जरी आइटम्स के दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसमें खासतौर से अगर बात करें तो मास कंजम्पशन के जो आइटम है, जैसे कि 20 लीटर के जो पानी के पैकेज्ड बोतल होता है, बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक हो सकती है, या फिर 10,000 रुपए से कम के साइकिल हैं, यहां पर जीएसटी की दरों में कटौती करके 5% किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी आइटम जैसे महंगे जूते और महंगी घड़ियां हैं, वहां पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 28% किया जा सकता है। इसके अलावा जो दरों में दरों के जो मर्जर की बात चल रही थी कि 12 और 18% के दरों को मर्ज कर दिया जाएगा, उसको लेकर अभी तक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कोई सहमति नहीं बन पाई है। तो ये बड़े मुद्दे आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में हो सकते हैं। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसी है मारुति की नई डिजायर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत में मर्सिडीज की नई कार लॉन्च हो गई है। AMG C63 SE पहले से ज्यादा ताकतवर इंजन के साथ लॉन्च की गई है। ये कार फॉर्मूला 1 की परफॉर्मेंस हाइब्रिड तकनीक से इंस्पायर्ड है। इसमें दुनिया का सबसे ताकतवर 4 सिलेंडर इंजन है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये सिर्फ 3.4 सेकंड में पकड़ सकती है। मारुति की डिजायर नए अवतार में लॉन्च हो चुकी है। बेहतर लुक और फीचर से तो क्या कुछ खासियत है इस नई कार की, बता रही हैं मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल। मारुति यानी कि इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कार के एक्सटीरियर की। नए डिजायर के टॉप वेरिएंट की बात करी जाए तो इसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। व्हील बेस का साइज 2450 mm का है और का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। रियर को काफी ज्यादा कंपनी ने सिंपल रखा है, लेकिन अब आपको इसके बूट के ऊपर स्पॉइलर दिया गया है। बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो भी काफी अच्छी खासी है, यानी कि फैमिली टूर के लिए तो में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाई शेप में LED टेल लाइट के साथ क्रोम स्ट्रिप भी इसके रियर में दी गई है। इंटीरियर जितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिया गया है उतना ही ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर भी है। वैसे इंटीरियर का जो डिजाइन है वो स्विफ्ट से पूरी तरह से मेल खा रहा है। इंटीरियर को ड्यूल टोन थीम पर डिजाइन किया गया है। डैश वुड टच को इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। सेंट्रल कंसोल के ऊपर 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है और इसके टॉप वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक मिलने वाली है। अब अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 6.79 लाख और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 10,14,000। इस रेंज के अंदर आपको डिजायर के सारे ही वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।